एक 21 साल का साधारण सा लड़का, एक फिलॉसफी का स्टूडेंट जबलपुर के छोटे से गांव से, जिसके बाप मामूली साड़ी का दुकान कर रखा था, वो जब 50 साल का होता है, मतलब 21 साल का लड़का जब 50 साल का होता है, तब तक उसके पास 99 रोल्स रॉयस, एक खुद का नाम का शहर अमेरिका में, और करोड़ों फॉलोअर्स थे दुनिया से, अलग अलग महाद्वीपों से, जिसमें राजेश खन्ना और कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज तक शामिल थे। और सर सबसे खतरनाक बात यह है कि इनके पास जो 99 रोल्स रॉयस और ये जो शहर है इनके नाम का, ये इन्होंने कोई बिजनेस करके नहीं खरीदा, ये खुद से पैसों वैसों से नहीं खरीदा है, ये इन्हें इनके जो फॉलोअर्स है इन्होंने गिफ्ट दिया है इन्हें। समझो बात को, उनके करोड़ों फॉलोअर्स जो थे वो उन्हें भगवान करके संबोधित करते थे। तो ऐसा ये 20 से 50 साल 30 सालों के गैप में क्या हुआ कि एक मामूली सा लड़का, एक साधारण सा छोटे से गांव का फिलॉसफी का टीचर, वो भगवान करके उसे लोग संबोधित करने लग गए। और ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जैसा देश उस आदमी को अपने देश से निकाल देता है, यह करके कि वो समाज के लिए खतरनाक है, वो देश, वो कम्युनिटी के लिए खतरनाक है। और ऐसा क्या होता है कि 2500 देश उस बच्चे को बॉयकॉट करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे कंट्री में आने से बैन है। ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोग जब उसकी वाणी सुनते थे, जब उसकी बात सुनते थे, जब उसका प्रवचन सुनते थे, तो करोड़ों उसके सन्यासी बन जाते थे। ऐसा क्या था वो लड़के में? तो भाइयों, थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम लोग बात करेंगे आचार्य रजनीश या ओशो के बारे में। तो हमारा टॉपिक वही रहेगा कि क्या ओशो जो थे, आचार्य रजनीश जो थे, वो क्या कॉनमैन थे, पाखंडी थे? क्या वो एक दार्शनिक थे और दार्शनिकों की तरह? और क्या वह सच में एनलाइटेंड थे, भगवान थे? इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, बात समझो। उनकी पहली पुस्तक आती है, 21 साल के थे फिलॉसफी के टीचर, पहली पुस्तक आती है उनकी संभोग से समाधि तक। अब एक चीज सोचो कि उस टाइम पर, आज के टाइम पर, हम अपने समाज में और लोकली इस टाइप की बात नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में अभी भी हमारा समाज उतना नहीं खुला है कि हम इस टाइप की बात कर सकें। और आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, एक आदमी एक बुक लिखता है, संभोग से समाधि तक। अब ये बुक ने हड़कंप मचा दिया देश में कि एक आदमी ये लिख कैसे सकता है। मतलब आज के समय में समाज इतना नहीं खुला हुआ है, उस समय की आप मानसिकता समझ सकते हैं समाज की कि किस तरह की मानसिकता होगी, उसमें एक आदमी ऐसा लिखता है। इस बात ने हड़कंप मचा दिया देश में, ठीक है। और उसी से इसे इन्हें लोग, कुछ लोग सेक्स बाबा कहने लगे, सेक्स गुरु कहने लग गए, ये सब कहने लग गए थे। पर एक्चुअल में ये क्यों किया इन्होंने? देखिए, इनका क्या कहना था उस बुक में कि आप पीड़ित हो सेक्स से, आप सब, पूरा जो समाज है वो एक तरह से पीड़ित है, वो बोलता नहीं है इस बारे में, वो सब पीड़ित है। और आप इससे तभी निकल सकते हो जब आप इतना सेक्स करो, इतना सेक्स करो कि सब सेक्स से मन उब जाए। और अभी यही मैं सोच रहा था, और मेरा यह मानना है कि कुछ चीजें होती है जिससे आदमी उबता नहीं है, कुछ चीजें प्यास की तरह होती है। जैसे कि आपको पानी की प्यास लगी और आपको बहुत जोर से प्यास लगती है, आपको बहुत मन करता है पानी पीने का, और फिर आप पानी पीते हैं, और फिर पानी पीते प्यास बुझ जाती है। तो वैसे क्या होता है, जब आप सेक्स करते हैं तो कुछ देर बाद जैसे ही सेक्स होता है उसके बाद आपको बिल्कुल सेक्स करने का मन नहीं करता है। पर अब कुछ देर बाद क्या उस पानी पीने से आपका पेट भर जाता है हमेशा के लिए? क्या कितना भी एक बार में आप पानी पी सकते हैं क्या कि आप पूरे हमेशा जिंदगी भर के लिए संतुष्ट हो जाए? ऐसा नहीं होता, हर थोड़े देर में आपको प्यास लगती है। वैसे ही इसके साथ भी, तो इनका कहना था कि आप इतने कर लो कि आप इससे उब जाओ और उसके बाद ही आप समाधि की तरफ जा सकते हो। समाधि मींस एनलाइटनमेंट की तरफ, अभी उस पर बात करेंगे। तो इस पे मैं तो बिल्कुल ये बात नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उससे, कि लोग जो है, ये ह्यूमन है, जो होमोसेपियन है, वह इस तरह बने हुए हैं बायोलॉजिकली कि वह इन सब चीजों से उब नहीं सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैं ओशो को की बात से उतना संतुष्ट नहीं हूं। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बहुत चतुर थे, वो जानते थे कि शायद ये सही है, पर क्यों किया? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ओशो बहुत चतुर थे और वो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स समझते थे कि उस समय के टाइम पर अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो लोगों का मानसिकता क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत है। मतलब कि वो उसी के चलते वो फेमस हो गए, पूरे देश भर में उनकी
किताबें वो लोग ऐसे सामने जाकर नहीं खरीद रहे थे, पर छुप छुप कर बहुत पढ़ी जा रही थी वो किताबें कि ऐसा क्या लिख दिया है इन्होंने। बड़े से बड़े बाबा जी लोग के वो तक पढ़ रहे थे और कॉमन मैन भी पढ़ रहा था, पर छुप के। ठीक है, उसने उन्हें फेमस कर दिया और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑन पॉइंट लगी। मैं कहता हूं उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो ऑन पॉइंट लगी। इससे मैं ये समझता हूं कि वो पाखंडी तो नहीं, पर चतुर, चालाक और बुद्धिमान जरूर थे। अच्छा, जो वो बात कहते हैं, मैं एक चीज बता रहा हूं, आप अगर नहीं सुने हो उन्हें तो मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर उनकी बात अगर ढंग से सुन लिया ना कभी किसी ने, तो वो इनके इतने लॉजिकल है, इतने तार्किक है कि एक बार आप सुनेंगे तो आपका पक्का दिमाग हिल जाएगा। अच्छा, लोग मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं जिन्होंने ओशो को सुना है कि एक बार ओशो को जिसको सुनने की लत लग गई वो उनसे छूट नहीं पाता है। ओशो की जो आवाज है, जब वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि कोई ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, रिलैक्स हो जाते हैं उनमें। वो बोलते हैं डोपामाइन जो होता है ना केमिकल, वो छूटने लग जाता है उनके दिमाग में। ऐसा वो कुछ बोलते हैं कि जो उनको सुनने लग जाता है उसको नींद नहीं आती है उनके बिना सुने हुए। उनके कैसेट्स, उनके अब तो यूट्यूब पर लोग उन्हें सुने बिना, कई लोग ऐसे जो रात को सोते समय पक्का ओशो को लगाकर सोते और उन्हें तुरंत नींद आती है, समझे। और ये मेरा हिसाब से, वो तो उनकी जो बात सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आंख खोलने वाली बातें रहती है, मजाकिया बात भी करते हैं और गंभीर बात भी करते हैं, और सब मिला जुला के वो कमाल के ओरेटर थे। कुल मिला के कई लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते होंगे, बहुत अच्छी ओरेटरी, पर मैं जितना जानता हूं, मैंने बहुत ओरेटर्स को सुना है, पर ओशो जैसा ओरेटर ना, ओशो जैसा बोलने वाला है, ओशो जैसा वक्ता आज तक मैंने नहीं देखा। मतलब कि बहुत लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, पर ओशो की जब तुम बोलते हुए सुनोगे ना, तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे। तो ओशो ओरेटर कमाल के हैं, पर साथ में जो लास्ट बात वो बोलते हैं ना, वो उनका जो पूरा कंसेप्ट है वो चलता है वही कंसेप्ट पे जो और भी पहले फिलोसफिस्ट, इंडियन फिलोसफिस्ट बोलते आए हैं, कि वो बोलते हैं कि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसको लोग निर्वाण बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, जिसको लोग समाधि बोलते हैं, बहुत सारे नामों से वो जाना जाता है, मोक्ष, समाधि, ये सब जो नाम है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। और वो बोलते हैं कि आप मीन्स आप एक होमोसेपियन है, मैं भी एक होमो, हम लोग इस स्तर पर पहुंच सकते हैं। फ्रॉम नॉर्मल बीइंग टू दैट स्टेट वी कैन गेट देयर। ठीक है, उसको एनलाइटनमेंट ओशो अपने बोलते थे कि यू कैन गेट एनलाइटेंड, एंड ओशो सेज दैट ही इज एनलाइटेंड एंड यू कैन आल्सो बी एनलाइटेंड बाय फॉलोइंग हिज पाथ। जो वो बता रहे हैं वो टेक्निक्स फॉलो कर आप भी पहुंच सकते हैं। पर यहां पर मेरे को एक बहुत बड़ा गड़बड़ दिखता है। क्या प्रॉब्लम है इस पूरे कंसेप्ट के साथ, गौर से सुनिएगा। एनलाइटनमेंट एक कंसेप्ट है मेरे और आपके लिए, मतलब कि कुछ ऐसा परलौकिक आनंद, मतलब कि आप जैसे खुश होते हैं तो वो खुशी कुछ देर के लिए टिकी, फिर वो चली गई। इसमें क्या एनलाइटनमेंट में क्या बोलते हैं कि आप विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट विदाउट एनी इन्फ्लुएंस आप हमेशा खुशी रहते, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, दैट इज आनंद। ओके, तो आप ओशो ऐसा बोल रहे हैं कि आप ऐसा, यही सेम चीज महावीर भी बोल रहे हैं, सेम चीज गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, सेम चीज कृष्ण बोल रहे हैं अपनी गीता में कि तुम सिद्ध व्यक्ति नहीं हो, तुम वो पुरुष नहीं हो, तुम ज्ञानी पुरुष नहीं हो। ज्ञानी पुरुष कौन होता है? विवेक वाला ज्ञानी पुरुष, वह जो न मृत्यु से जिसको फर्क पड़ता है, ना जीवन मृत्यु किसी से फर्क नहीं पड़ता है, वह जो खुद को जान जाता है, सेल्फ रियलाइज्ड है। तो वो जो आदमी होता है, ओशो बोल रहे हैं कि आई कैन मेक यू दैट। वो वही टेक्निक्स बता रहे हैं जो पीछे से चलते आई है, मतलब कि गौतम बुद्ध में वही विपस्सना वाली टेक्निक बताई थी, सांस को देखते रहो, और महावीर ने जो टेक्निक्स बताई थी, साथ साथ में कृष्ण ने भी अपनी गीता में कहा है कि भूमध्य पे ध्यान दो और अपने सांसों को देखो, सेम टेक्निक्स है। और वो बोल रहे कि इन टेक्निक्स के द्वारा, और कई और टेक्निक्स उन्होंने जो खुद की बताई, उन टेक्निक्स द्वारा आप वहां पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम साधारण जीवों के लिए, कि सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि सामने वाला आदमी जो ये बता रहा है वो क्या एक्चुअल में वो वहां पहुंच चुका है। कैसे जाने बताओ? हम या आप किसी को देखकर कैसे बता सकते हैं कि क्या वो जो बोल रहा है वो उसके खुद के लिए सत्य है?
गेटिंग इट? अब ये तो जानना बहुत मुश्किल है, ये तो हम लोग जान ही नहीं सकते। कुल मिला के हम लोग नहीं जान सकते हैं कि वो जो आदमी है, वो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो बोल रहा है, हम लोग देख सकते हैं कि उसका रवैया कैसा है, क्या वो इंस्पायरिंग आदमी, अच्छा है, सेल्फिश कितना, ये सब देख के हम लोग थोड़ा बता सकते हैं। पर वो कुल मिला के अनुमान हुआ, हम लोग जान नहीं सकते। पर इससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम ये भी नहीं जान सकते हैं कि ऐसी कोई चीज एक्चुअल में है भी कि नहीं। ये एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष, समाधि, ऐसी चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, क्योंकि ये तो हमारे लिए सुना हुआ है ना। मैंने सुना इस कान से कि ये ओशो बोल रहे हैं, ये सदगुरु बोल रहे हैं, ये जद्दू कृष्णमूर्ति बोल रहा है, या ये कृष्ण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, महावीर, जो भी बोल रहे हैं, ये तो मैंने सुना इनसे कि ऐसा है। पर मेरे लिए जब तक वो रियलिटी नहीं बनता है, तो मैं तो उस पर कैसे विश्वास कर लूं? आर यू गेटिंग? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पहला बात तो कि ये है भी कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि जो बोल रहे हैं कि मैं हूं, उससे कैसे पता लगाए? तो पॉइंट है, दोनों पता लगाने का उपाय नहीं है जब तक आप खुद ऐसा नहीं। और यही चीज ये लोग भी बोल रहे हैं कि तुम्हें तब तक नहीं पता लगेगा जब तक तुम खुद नहीं हो जाओ। और खुद होने के लिए क्या करो? भाई फॉलो मी, फॉलो these स्टेप्स एंड यू विल गेट देयर। वेयर आर यू गेटिंग इट? तो मोस्ट आदमी सबसे पहले तो भरोसा नहीं बनता है कि ये स्टेप्स। और पॉइंट ये मैं मानता हूं कि जो भी ये पॉइंट बता रहे हैं ना, ये क्या किसी स्टेप्स को फॉलो करके पहुंचे क्या? नहीं, ये लोग किसी गुरु के अंदर नहीं रहे, किसी के कोई स्टेप्स फॉलो करके नहीं चले। तो अगर मैं ये मानता हूं कि अगर ये बिना स्टेप्स फॉलो किए पहुंच सकते हैं, तो मैं भी पहुंच सकता हूं, आप भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है। इसीलिए मैं किसी भी तरीका के फॉलोअरशिप, किसी भी गुरु के, सुनता सबको, पर किसी भी तरह के फॉलोअरशिप को तुरंत गिरा देता हूं कि नहीं, बात नहीं सुननी। हाँ, उनकी बात जो लॉजिकल है, जो समझ में आ रही है, ठीक है, आई विल टेक व्हाट इज गुड एंड रिजेक्ट व्हाट इज नॉट। सो इस तरह से। और स्टेप्स की जहां तक बात है, तो कुल मिलाकर स्टेप्स एक वही गिने चुने मेडिटेशन के स्टेप्स है। आप कोई बुक पढ़ लो, आप विपस्सना पढ़ लो, चाहे आप भैरव तंत्र पढ़ लो, वो शिव जी की किताब है, उसमें 112 टेक्निक्स है। ये पर कंक्लूजन में यही आते हैं कि ओशो was not a con man, क्योंकि he was really bright, he was really inspirational, he actually had that thing in it कि हजारों लोग उसकी बात सुनने लग जाए, राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार उसके आके पैरों पर गिर जाए, लोग अपनी प्रॉपर्टीज दान कर दे। साला यहाँ पे जाओगे ना, कोई 2 रुपए का सिक्का नहीं देगा। तुम जाकर देखो, किसी से मांग कर देखो, कुछ काम कर दोगे, उसके बाद पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। और यहां पर लोग उन्हें दान करके चल जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज। देयर इज समथिंग, देयर इज सम एक्स्ट्रा व्हाट टू से क्वालिटी विच इज नॉट इन अ नॉर्मल पर्सन। ही इज नॉट अ कॉन मैन, ओके, ही इज अ फिलोसफर, अ दार्शनिक, बिकॉज उनके बहुत सारे ऐसे बात है जो आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो दिस इज न्यू। बहुत सारी बातें हैं जो किसी से ली गई है, पर वो बोल देते हैं कि ये इसने ये कहा है, उसने वो कहा है, पर जो मेन पॉइंट है वो, और लास्ट की वो क्या सिद्ध थे कि वो सेल्फ रियलाइज थे। ये देखो, एक्चुअल बात ये कि कोई किसी के लिए नहीं बता सकता है, ना मैं बता सकता हूं, ना आप बता सकते, ना मैं जान सकता हूं, ना आप जान सकते। जिस दिन जिस आदमी को रियलाइजेशन होता है, अगर होता होगा तो उसी को पता चलेगा, एल्स ये सब सिर्फ कहने सुनने की बात है। आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद।